सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अमेरिका के द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा निखिल डे को। तो अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने निखिल डे को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वैसे तो ये अवार्ड 11 लोगों को मिला है, लेकिन उन 11 में से एकमात्र भारतीय है ये निखिल डे, तो इन्हीं का नाम हमको याद रखना है। अच्छा, अब बात आएगी कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला। तो भारत में सामाजिक आंदोलनों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। ये किस राज्य से हैं? ये राजस्थान से हैं। और याद रखना है, वे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं। अच्छा, क्या इस तरह का अवार्ड इन्हें पहली बार मिला है? नहीं, इससे पहले भी ये सम्मान एक भारतीय को मिल चुका है। उनका नाम अंजलि भारद्वाज है। उन्हें 2021 में ये पुरस्कार मिला था। वे सतर्क नागरिक संगठन के संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न में मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि पुरस्कार का नाम क्या है, किसे मिला है, किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, ये भारत में किस राज्य से हैं और वे किस संगठन के सह संस्थापक हैं। इनसे पहले ये अवार्ड किसे और कब मिला था। बाकी अगर ऑप्शन में चलोगे तो आपको याद है, पेरुमल मुरुगन साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता था इन्होंने, इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। और ललित नटराजन 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार इन्होंने जीता था। अच्छा चलो, यहाँ पे 2023 के 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड में आपको और रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है, अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था दीनानाथ राजपूत को। अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था विहान तलिया को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का जीता था नरगिस मोहम्मदी ने, ईरानी महिला है। और यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता जहसा अमीनी ने, ये भी ईरानी महिला है। और अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया था या पुरस्कार दिया था। स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 जीता। और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 मिला माता अमृता नंदमयी को। अभी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला वहीदा रहमान को 2021 के लिए। कौन से नंबर का है? 53वां। और ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति, जबकि CS लक्ष्मी, जिन्हें अंबाई के नाम से भी जाना जाता है, अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। तो ये 2023 के ही टॉप 10 अवार्ड मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो आंसर होगा एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। बात हुई है यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI 2023 समिट की, जिसका आयोजन 12 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक होना है। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसकी थीम है एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी शुरुआत जून 2020 में 15 सदस्य देशों के साथ की गई थी और अब इसमें 28 सदस्य देश और यूरोपियन यूनियन जुड़ गए हैं। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब भी ये टर्म आता है, मैं आपको 2023 में जितनी भी बार आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं, मैं बार बार आपको वो लिस्ट रिवाइज कराता हूं, ताकि इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। तो चलो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और उम्मीद करूंगा अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे, रट चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन कराना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये एकमात्र रिवीजन ही है जिसके कारण ये सारे पॉइंट्स आपको याद हुए हैं। और अगर इसे ही छोड़ दूंगा तो फिर आप भूल जाओगे। वो एक डायलॉग बोला जाता है ना कि पिता की उंगली पकड़कर ही आप चलना सीखे थे, और जब चलना इंसान सीख जाता है तो उसी पिता को वो आंख दिखाने लगता है। तो इतना घमंड नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं की उंगली पकड़ के तो हम चलना सीखे थे। तो उसी तरह से हम चीजों का रिवीजन कर करके ही, रिपीटेशन कर करके ही आज ये सारे पॉइंट्स हमें याद हुए। अब याद हो गए तो रिवीजन करने को बोरियत मत समझो, क्योंकि उसी की वजह से याद हुआ है। क्योंकि आपको रिवीजन कराने से जब मैं ही पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरे को तो इतने सारे पॉइंट्स को बार बार बोलना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट होती है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। ये लाइन यहाँ पे मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बोली है जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि बार बार रिवीजन मत कराया करो, इतना सारा रिवीजन करा देते हो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, वो रिवीजन ही है कंफ्यूजन दूर होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में आप जरूर कंफ्यूज होगे, तो उल्टा मत बोलो। चलो हम तो रिवीजन करते हैं। आपको पता है भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम है इंद्रजाल।
आपको बताया खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। और ग्लोबल इंडिया एआई 2023 समिट का आयोजन हुआ भारत में। भारत का पहला एआई स्कूल ये लॉन्च हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और फेसबुक का नया नाम है मेटा। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक नया भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया था। और मैंने आपको बताया भी था, अभी मेटा ने जो ट्विटर है, वैसे अब इसके मालिक एलन मस्क हो गए हैं और इन्होंने इसका नाम ट्विटर से हटा के एक्स रख दिया। तो अभी मेटा ने ट्विटर को काउंटर करने के लिए थ्रेड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। बताओ किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा आंसर होगा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया था, यह भी याद रखना, ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी की थी अभी ब्रिटेन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर था, टॉप पे अमेरिका। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और मैंने आपको बताया था यहीं पे ही कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। और अभी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। अभी इसने 2 टेनिस प्लेयर हैं, उनको अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, एक तो पोलैंड की ईगा स्विटेक और स्पेन के राफेल नडाल। और एक अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ चैट जीपीटी लॉन्च किया था। बताया था मैंने आपको कि अभी एक आध एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा गया इसका जीपीटी का। क्या होती है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था। गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। अभी गूगल ने जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था, पढ़ा था हमने। और एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मैंने लगभग आपको 17-18 प्रश्न कवर करा दिए। ये सारे प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए थे। और हाँ, अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। मेरे को आपको बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, पढ़ाई में ऐसे खो जाते हो कि याद नहीं रहता। तो याद दिलाता हूं तो तब तो कर दिया करो। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। बाकी इन सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज मिलेगी, इनकी बिल्कुल फ्री क्विज होती है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी और पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। चलो फिर इसी बात पे दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज जो अभी तक हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। वैसे बीएसएफ का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। नागालैंड भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 दिसंबर को 3 दिवस थे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि वॉलेंटियर्स डे। 7 दिसंबर को एक तो नागरिक उड्डयन दिवस मनाया और सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाया। तो अभी तक ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे रहा? तो आंसर होगा तरियानी। तो अभी नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का तरियानी ब्लॉक पहले स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान कोशांगी ब्लॉक को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस रैंकिंग में 329 जिलों के 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया। अब जारी किया नीति आयोग ने, तो इसके बारे में जान लें। देखो, नीति आयोग ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में। स्थापना होती है मतलब 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो गई। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जो भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे याद रखना, ये अध्यक्ष 3 चीजों के हैं। एक तो नीति आयोग, एक CSIR और एक इंटर स्टेट काउंसिल अंतर राज्य परिषद। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी है। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ,
अभी हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर होगा 7%। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 के लिए, वित्त वर्ष 2024 मतलब 2023 अप्रैल से लेके 2024 मार्च तक गिना जाएगा, तो वित्त वर्ष 2023-24 आप इसे कहोगे, तो इसके लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया है। पहले से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी बढ़ा के 7% कर दिया। और आपको बता दूं, अभी इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिसंबर में अभी जो बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है, यानी कि 6.5% पर बरकरार रखा है लगातार 5वीं बार। अच्छा देखो, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। देखो एक प्रश्न तो यहां से ये बन जाएगा कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2016 में। और यह हर साल 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी करती है, यानी कि 2-2 महीने के गैप में। और इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, तो 3 भारत सरकार के मेंबर होते हैं। एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने मेंबर होते हैं ये वाला। और इसका काम क्या होता है, उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और कितना करना? 4 ± 2%, यानी कि मिनिमम आप 2 और मैक्सिमम 6% के बीच में आपको रखना है। और इसके अध्यक्ष होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो वर्तमान में तो शक्तिकांत दास हैं। और रेपो रेट मैंने आपको कहा, इसने लगातार 5वीं बार 6.5% रखा है। तो रेपो रेट होती क्या है? तो देखो, जब कोई भी बैंक हो गया, कोई भी बैंक मतलब एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, फेडरल बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, ये आरबीआई से थोड़े समय के लिए जब ये लोन लेते हैं, तो उस समय आरबीआई कुछ ब्याज इन पे लगाता होगा, तो उसी ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो वो 3.35% है। इसका मतलब क्या हो गया? रिवर्स कर दो। अभी आरबीआई पैसे दे रहा था बैंकों को और उसके बदले में ब्याज ले रहा था, उसको तो आपने रेपो रेट कहा। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बैंक आरबीआई में पैसे जमा करते हैं, उसके बदले में उनको जो ब्याज मिलता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। और आप देखोगे रिवर्स रेपो रेट ये हमेशा कम मिलेगा आपको रेपो रेट से। बात देखो आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो याद रखना, यंग हिल्टन आयोग। और गवर्नर आपने कहा शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। और अभी शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। और आरबीआई को याद रखना चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था अभी। और अगर बात करें आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है, तो ऑसबॉर्न स्मिथ है। और पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख से याद आएगा, अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। और ये आरबीआई का लोगो है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये जो पेड़ होता है इसके सामने कौन सा जानवर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। पेड़ कौन सा है? पाम ट्री है, ताड़ का पेड़। और अभी आपको याद हो तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई थी। अभी आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया था। और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया था। अच्छा, आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को कहां पे स्थापित किया? तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहा ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको बताया कोप 28 का आयोजन ये कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और अभी यहीं पे ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई। किसने की? भारत और यूनिसेफ ने, जिसका उद्देश्य है ग्रीन इनिशिएटिव्स यानी कि हरित पहल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। देखो, पहले हम यूनिसेफ की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। और कोप 28 से आपको याद होगा, अभी यहीं पे ही किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीता था? आईआईटी मंडी ने। और बिहार को भी अभी कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था। अच्छा, 2023 में कोप 28 का आयोजन आपने कहा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। इससे पिछले साल 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। और सबसे पहले की बात करें, कोप फर्स्ट, इसका आयोजन 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। अच्छा, भारत में भी ये एक समिट हो चुका है। कोप 8 ये सन 2002 में हुआ था, वो भारत में हुआ था।
अब एक और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक है कोप 33 वाला, जो कि 2028 में होगा। ये हो सकता है कि ये भारत में हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पक्का नहीं है लेकिन प्रोसेस में है, यूं समझ सकते हो। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राजकुमार रामनाथन ने। तो कालाबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की हम बात कर रहे हैं, और ये हुआ कहां पे? तो कालाबुरागी ये स्थान है, ये कहां पर है? कर्नाटक में है। तो आप कह सकते हो कर्नाटक में जो चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम है वहां पे ये हुआ, और इसको जीता है राजकुमार रामनाथन ने। इसमें उप विजेता रहे डेविड पिचलर। ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल होती है वियना, और वियना आप जानते ही हो किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। और देखो टेनिस की बात आई है तो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। इसमें मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर हैं, और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, ये बेलारूस की है। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता और वुमेन सिंगल इगा स्विटेक ने जीता। तीसरा हुआ था विंबलडन ओपन, और इसमें मेन सिंगल तो कार्लोस अल्काराज जीत के ले गए, स्पेन के हैं। वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता, ये चेक रिपब्लिक की है। और लास्ट वाला यूएस ओपन हुआ था, इसमें मेन सिंगल नोवाक ने जीता तो महिला सिंगल कोको गॉफ ने जीता, ये अमेरिकी है। तो ये साल के 4 ग्रैंड स्लैम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इनको ध्यान में रखना। कई बार ये स्टैटिक भी आ जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। एक पॉइंट और याद रखना, एक सिमोना हालेप का नाम याद रखना। ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, इनका नाम न्यूज में था क्योंकि डॉप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई और 4 साल का बैन इन पे लग गया। और अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने, तो आंसर होगा लिएंडर पेस। ये नाम जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार ये किसे दिया गया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा को। अच्छा, आपको याद होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया था कि बहुत से सांसदों को और मंत्रियों को राज्य के विधानसभा चुनाव लड़वा दिए, और जो मंत्री ये विधायकी के चुनाव जीत गए तो अब उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें से एक हैं ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री थे ये। रेणुका सिंह सरूता हो गई, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री थी ये। और अभी इन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? ये तो आप जानते ही हो, इस्तीफा किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को। अब इन्होंने अपना मंत्रालय छोड़ दिया, तो अब बात यह आ जाती है कि इनका मंत्रालय किसको दिया गया? तो हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनको कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया। वहीं केंद्रीय टेलीकॉम राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इनको जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और डॉक्टर प्रवीण पवार ये स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, और अभी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार इनको मिल गया। तो आप तो बस ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय वाला याद रख लेना, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अक्सर ये कई बार न्यूज में भी रहता है कृषि मंत्रालय। तो अभी कृषि मंत्रालय का प्रभार किसके पास चला गया? अर्जुन मुंडा के पास। आपको याद होगा तो कुछ समय पहले केंद्रीय कानून मंत्री जो थे, कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। और किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय आ गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आ गया। ये सरकार ने हेरफेर किया था, ये ध्यान रखना। और उससे पहले आप जानते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास तो उड्डयन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री है, लेकिन इनको स्टील मंत्रालय भी दे दिया गया। बाकी पुरुषोत्तम रूपाला पशु मंत्रालय तो इनके पास है ही सही, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो फाइनेंशियल टाइम्स के तहत प्रसिद्ध प्रकाशन द बैंकर के द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया। तो फेडरल बैंक को नवाचार, ग्राहक केंद्रीय सेवाओं और पिछले सालों में बैंकिंग उद्योग में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। फेडरल बैंक की बात करें, स्थापना इसकी 1931 में होती है।
हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में। MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और इसने अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए बैंक ऑन द गो नाम से एक पहल शुरू की थी और उससे पहले एक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है फेडी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सेबेस्टियन मावोरा और मिशेल जर्राटे। तो मिशेल जर्राटे ये तो मैक्सिको से हैं और सेबेस्टियन मावोरा ये केन्या से हैं और इन दोनों को अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पे दिया गया इनको ये सम्मान? तो इनको ये सम्मान यूनाइटेड अरब अमीरात में जो COP 28 का आयोजन हुआ वहीं पे इनको ये सम्मान मिला है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, एक बार चेक कर लो वीडियो को, आपने लाइक तो कर दिया ना? कर दिया करो, सिर्फ एक लाइक का बटन ही आपको दबाना है। उससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि आप मेरे द्वारा की जा रही जो मेहनत है उसकी वैल्यू समझ रहे हो। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। क्विज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो चलो फिर कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया? 7 दिसंबर। फिर पूछा टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना? लियोनेल मेसी। नए भारत का समावेद नाम की बुक को लॉन्च किया किसने? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया? जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर। किसे अतिथि विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रशस्ति श्रीवास्तव। किस राज्य ने बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता? मध्य प्रदेश। COP 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता? IIT मंडी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा को अभी अनावरण किया, उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 11 इंच। और 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया मुरली श्रीशंकर को, लॉन्ग जंपर हैं ये। और आखिरी प्रश्न था कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बन गए कौन? राजीव आनंद। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि 2024 में कौन सा देश क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।